हम सब लोग अवगत हैं कि बहुजन समाज की जो शिक्षा के कारण दुर्गति हुई, तो उसमें बहुत प्रमुख कारण डिनायल और एजुकेशन रहा है। उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि एजुकेशन का सब्जेक्ट जरूर एक है, लेकिन उसको काफी डीपली समझने के लिए इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उस हिसाब से जैसे शुरू में हमने एंशिएंट एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ अशोका द ग्रेट इसको डिस्कस किया, इस पर चर्चा की। सेकेंड डे हम लोगों ने एजुकेशनल कंसेप्ट ऑफ मेडिवल सेंट्स एंड महात्मा ज्योतिबा फुले अप टू ज्योतिबा फुले उसको चर्चा की। और थर्ड डे एक महान शिक्षाविद जिनको प्रोफेसर डॉक्टर जॉन डेवे के नाम से जाना जाता है, जिनका दुनिया में एजुकेशन फिलॉसफी के ऊपर बहुत फॉलो किया जाता है, तो उनके ऊपर भी कल एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर जॉन डेवे के ऊपर धीमंत अंबर सिंह चौहान साहब ने अपना सारगर्भित वक्तव्य रखा था। आज उसका एजुकेशन से ही संबंधित चौथा पार्ट हम कह सकते हैं, वो है एजुकेशनल अप्रोच एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये जो सब्जेक्ट है एजुकेशनल अप्रोच, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये अप्रोच को हम ये समझें कि अगर हमको एजुकेशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अगर कंट्रीब्यूशन समझना है, तो ये शब्द अप्रोच को समझना इसलिए जरूरी है कि जैसे अप्रोच का जो हिंदी मानी है तो नजदीक पहुंचना, कम नियर, और या ये कह सकते हैं कि पहुंच का रास्ता। जैसे कोई ब्रिज होता है तो ब्रिज पर पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाई जाती है। अगर ब्रिज पर पहुंचना है तो ब्रिज पर तभी पहुंचा जा सकता है जब उसके लिए अप्रोच रोड हमें कोई बना के दे दे। तो ये चीज जो एजुकेशनल अप्रोच है, तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन है, जो शैक्षिक योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्थान के लिए उनका कार्य है, तो उसके लिए जरूर पहले से कुछ अप्रोच हुई होगी। तो मैं उस पर चर्चा करूं। इससे पहले ये बाबा साहब के ही शिक्षा के ऊपर जो कथन है, जो बहुत पॉपुलर कथन है, तो उन पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा है कि बुद्धिमान बनकर ही समाज में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर आप बुद्धिमान नहीं हैं तो और काम कुछ आप कर लें, भले ही कर लें, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती जब तक आप इंटेलेक्चुअल नहीं हैं। दूसरा, बाबा साहब कहते हैं कि समाज में शिक्षा ही समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो उसमें विवेक, सोचने की शक्ति पैदा हो जाती है, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। और एक और
बाबा साहब का एक कथन है बहुत प्रभावशाली। वो कहते हैं कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये भले ही हमारे समाज के लिए डिनायल रहा, बलात् इससे छीन लिया गया था ये शिक्षा का अधिकार, लेकिन बाबा साहब ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का ये जन्मसिद्ध अधिकार है। अतः शिक्षा के दरवाजे प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए खुले रहने चाहिए। गरीबी अथवा अन्य कोई बात शिक्षा के मार्ग में कतई बाधक नहीं होनी चाहिए। ये बाबा साहब के अनुसार जो शिक्षा का महत्व है। अब प्रोफेसर जॉन डेवे जिनके ऊपर कल चर्चा हो रही थी, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी प्रोफेसर जॉन डेवे को अपने इंटेलेक्चुअल लाइफ के लिए बहुत ही कृतज्ञ हैं। वो स्वयं उनके प्रति ऋणी हैं। उनकी कही हुई बात हमको सबको याद है, कल धीमंत अंबर सिंह चौहान साहब ने रखी थी। वो कहते हैं, बाबा साहब, आई ओव माई ऑल होल इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन डेवे। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोफेसर जॉन डेवे को अगर बाबा साहब उस शिक्षा के मामले में कोई ऑथोरिटेरियन बात रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके लिए अप्रोच, एजुकेशनल अप्रोच बाबा साहब को उनके सबसे ज्यादा जो फेवरेट प्रोफेसर कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन डेवे रहे होंगे। और जॉन डेवे के शब्दों में, एजुकेशन इज एज नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। वो और एक और कोटेशन है उन्हीं का, वो कहते हैं, एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस ऑफ द एक्सपीरियंस बाय द एक्सपीरियंस फॉर द एक्सपीरियंस। अर्थात शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, अपने अनुभवों की, दूसरों के अनुभवों के लिए और दूसरों के अनुभवों की। मतलब अपने लिए भी, यानी अगर सामाजिक जीवन में शिक्षा है तो वो एक्सपीरियंसेस को ही शेयर करने का प्रोसेस है। चाहे अपने एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं, चाहे बाय द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स या फॉर द एक्सपीरियंसेस टू अदर्स। तो ये मतलब प्रोफेसर जॉन डेवे साहब का कोटेशन है, उनके थॉट हैं। और तीसरा एक बहुत बड़ा उन्होंने विचार दिया है प्रोफेसर जॉन डेवे ने, वो है, व्हाट न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन आर टू फिजियोलॉजिकल लाइफ, एजुकेशन इज टू सोशल लाइफ। अर्थात न्यूट्रिशन माने पौष्टिक आहार, पौष्टिक जो डाइट होती है, पौष्टिक चीजें होती हैं। तो जिस तरह से पौष्टिक आहार और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, फिजियोलॉजिकल लाइफ शारीरिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन में जरूरी होते हैं, जरूरत पड़ती है, वैसे ही एजुकेशन इज टू सोशल लाइफ। उसी प्रकार शिक्षा सामाजिक जीवन में जरूरी है, सामाजिक जीवन में उसकी जरूरत पड़ती है। और एक कोटेशन और मैं यहाँ ये रखते हुए, क्योंकि हम लोग शिक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे, तो मैं माहौल को शिक्षा में बनाने के लिए ये फ्रेडरिक डॉगलस का एक छोटा सा कोटेशन है। वो कहते हैं, टू एजुकेट ए मैन इज टू मेक हिम अनफिट, टू एजुकेट ए मैन इज टू मेक हिम अनफिट। काहे के लिए? टू बी ए स्लेव, यानी
मनुष्य को अगर स्लेव नहीं बनाना है तो उसे एजुकेट करो, और अगर उसे एजुकेट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली ही विल बी ए स्लेव। तो इसलिए डॉगलस साहब का ये कोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव है। टू एजुकेट ए मैन इज टू मेक हिम अनफिट टू बी ए स्लेव। और आजकल जो जिनको हम माइंड गुरु के नाम से जानते हैं, जो ग्लोबल गुरु हैं, डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो, तो उनका भी एक शिक्षा के बारे में कहना है कि एजुकेशन इज इक्वल टू नोइंग प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग। यानी एजुकेशन तीन चीजों को, जब तक उसमें तीनों तत्व नहीं है तब तक वो एजुकेशन नहीं है। तो तीनों तत्व क्या है इसमें? नंबर 1 नोइंग, जानकारी। सेकंड है इंटेलिजेंस, मतलब प्रवीणता, योग्यता। और थर्ड चीज है थिंकिंग, विचार, सोच विचार। ये तीनों चीजें जब होती हैं तभी आदमी एजुकेटेड कहा जा सकता है। जो एजुकेटेड है तो उसके पास नॉलेज भी हो, उसके पास इंटेलिजेंस हो और उसके पास थिंकिंग हो। ये तीनों चीजें मिक्स हो करके अब हम जो जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये जो एजुकेशन है, तो इस एजुकेशन को भी हम कह सकते हैं कि एजुकेशन फिलॉसफी होती है, एजुकेशन पॉलिसी होती है और एजुकेशन मूवमेंट या एजुकेशन कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये तीन चीजें एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं। तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको हमें समझना होगा कि ये एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन मूवमेंट, इन तीनों में से हम किस चीज को कर पाने के लायक हैं, किस चीज को कर पाने में इस वक्त डिजर्व कर रहे हैं। क्योंकि डिजर्व पहले करना चाहिए, डिजायर बाद में करना चाहिए। हमारे बहुत से साथी जब एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं तो एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारे हाथ में नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि एजुकेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। एजुकेशन फिलोसफर भी हम नहीं है, क्योंकि जब तक हम एजुकेशन के संबंध में डीपली नहीं जाएंगे तो तब तक हम किसी दर्शन को, खास करके जो शिक्षा का दर्शन है, ये बहुत कठिन दर्शन है। इसीलिए कल ये बात आ रही थी कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को शिक्षा के संबंध में समझना है तो पहले हमें प्रोफेसर जॉन डेवे को समझना पड़ेगा, जिनसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एजुकेशन फिलॉसफी को पढ़ा था। तो हम यही कह सकते हैं कि इस वक्त हम जो एजुकेशन मूवमेंट है, जो एजुकेशन कंट्रीब्यूशन है, तो ये काम हम कर सकते हैं और उसे हम लोगों को करना चाहिए। और इसके अलावा एक बात यहाँ ये कहते हुए फिर मैं अपने सब्जेक्ट पर बात रखूंगा कि ये जो एजुकेशन है, तो इसके भी 4 प्रकार हैं। नंबर 1, इसमें एजुकेशन में लिटरेसी होती है, लिखना पढ़ना, या जिसे साक्षरता कहते हैं। दूसरा टाइप ऑफ एजुकेशन, एजुकेटेड होता है व्यक्ति, एजुकेटेड में लिखना पढ़ना और जॉब प्राप्त कर लेना। और तीसरा होता है कल्चर्ड, यानी लिखना पढ़ना, जॉब प्राप्त कर लेना और अपना डेवलपमेंट करने के बाद अगर हम कल्चर्ड हैं तो अपने टू सोसाइटी, कंसर्न फॉर कम्युनिटी, ये चीज भी कल्चर्ड व्यक्ति के अंदर आती है। एजुकेटेड व्यक्ति के अंदर नहीं, मैं कल्चर्ड के लिए बता रहा हूँ, जो थर्ड टाइप ऑफ एजुकेशन है। और फोर्थ टाइप ऑफ एजुकेशन क्रिएटिविटी है, जिसमें लिखना पढ़ना, जॉब मिलने के बाद अपना स्वयं का डेवलपमेंट कर लेना, सोसाइटी के संबंध में भी, कम्युनिटी के संबंध में भी अपना
कम्युनिटी के संबंध में भी अपने आप को कंसर्न रखना, उसके लिए कंट्रीब्यूट करना, उसके लिए पे बैक करना, और इसके बाद क्रिएटिविटी, जिस क्रिएटिविटी को हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में पाते हैं, या महानायक काशीराम जी में पाते हैं, या और हमारे जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हुए हैं उनमें पाते हैं, जैसे नरेश छत्रपति साहू जी महाराज हैं, तो हम ये चीज उनमें पाते हैं। तो ये क्रिएटिविटी के कारण है, क्योंकि क्रिएटिविटी जिसके अंदर होती है, जो सृजनता का संकल्प करते हैं, तो ये एजुकेटेड लोगों को हम 4 तरीके से देख सकते हैं। नंबर 1 लिटरेट, नंबर 2 एजुकेटेड, नंबर 3 कल्चर्ड, नंबर 4 क्रिएटिव। तो अब मैं अपनी जो मेरा आज का टॉपिक है, जो मेरा आज का सब्जेक्ट है, एजुकेशनल अप्रोच एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो इस पर अपने विचार रखने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन पर या उनके शैक्षणिक उत्थान में उनके योगदान पर बोलने से पहले मैं उन महान विभूतियों को, यानी ग्रेट पर्सनैलिटीज को के संबंध में सूक्ष्म जानकारी देना अपना कर्तव्य समझता हूं, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को न केवल शिक्षा के योगदान के लिए, शिक्षा में अपना कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि उनको शिक्षा क्षेत्र की पहुंच का रास्ता, जो मेरा टॉपिक है एजुकेशनल अप्रोच, उनको शिक्षा के क्षेत्र की पहुंच का रास्ता भी दिया, और अपने जीवन पर्यंत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मजबूती से खड़े रहे। मैं उनके बारे में बहुत सूक्ष्म में थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। जैसे कोल्हापुर नरेश राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने शिक्षा और नौकरियों में अपने राजकीय आदेश से 26 जुलाई 1902 को आरक्षण व्यवस्था लागू की, जो मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया, जिसके प्रधान संपादक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो उसका प्रकाशन भी राजकीय कोष की सहायता से आरंभ हुआ, जिसका पहला अंक 31 जनवरी 1920 को हम लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को पढ़ने को मिला। तो ये भी कोल्हापुर नरेश राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के कारण संभव हुआ। इसकी अभी 31 जनवरी 2020 में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, शायद सभी लोगों के संज्ञान में बात होगी, और काफी इस पर नेशनल लेवल पर भी इस पर बहुत सारे हमारे विद्वानों ने चर्चा की, जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं। इसके अलावा कोल्हापुर नरेश राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स की अधूरी पढ़ाई छूट गई थी, जिसे बाबा साहब का स्टाइपेंड खत्म होने की वजह से, स्कॉलरशिप खत्म हो जाने की वजह से बीच में ही छोड़ के आना पड़ा था, तो उसको पूरा करने के लिए, पढ़ाई पूरा करने के लिए न केवल उत्साहित किया राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ने, बल्कि 5000 का आर्थिक सहयोग बाबा साहब के घर जाकर के सहयोग देने के लिए उनके घर गए, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई की जो बस्ती है चाल, इसको मेरे ख्याल से चटावले जी अच्छी तरह से समझते होंगे कि चाल बस्तियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो वहां बाबा साहब गरीबी की हालत में अपना पैसे
इकट्ठे करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, तो कोल्हापुर नरेश स्वयं चल करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के घर जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आपकी पढ़ाई जो बीच में छोड़ दी है, आप कब पूरा करने जा रहे हैं उसको। बाबा साहब उनको कहते हैं कि नहीं, मैं पैसे कुछ इकट्ठे हो गए हैं, कुछ और इकट्ठे कर रहा हूँ, उसको मैं करूंगा पूरा। तो वो उनको अपनी जेब से निकाल करके 5,000 रुपए, आज मैं समझता हूँ कि 5,000 मेरे ख्याल से 1 आध करोड़ के आसपास होंगे, उनके घर जाकर के देते हैं। और साथ साथ छत्रपति साहू जी महाराज ने जो उस वक्त के शूद्रों के सामने जो बात कही थी, उसे बात कह करके मैं अपनी इस पर, वो कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर तो विद्वानों में एक अलंकार है। छत्रपति साहू जी महाराज के शब्दों में, डॉक्टर अंबेडकर तो विद्वानों में एक अलंकार है, आप लोगों को उनका आभारी होना चाहिए। आपने अपना नेता खोज लिया है, इसलिए आपको बधाई। मुझे विश्वास है कि अंबेडकर ही आप लोगों का कल्याण करेंगे। ये इतना बड़ा विश्वास कोल्हापुर के नरेश राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का जो बाबा साहब के ऊपर हम लोगों को नजर आता है, जिसके कारण बाबा साहब के फॉलोअर बने, बाबा साहब के ऊपर भरोसा हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी बात भरोसे की होती है, विश्वास की होती है। तो एक महाराजा उनके ऊपर विश्वास करते हुए जो बात कहते हैं, ये हमारे लिए माइलस्टोन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी याद रखने वाली बात है। ऐसे कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 को हुआ और 6 मई 1922 को वो हमारे बीच से विदा हो गए। दूसरे एक और केरल के महान क्रांतिकारी नारायण गुरुजी की बात भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिनका जन्म 20 अगस्त 1854 को और उनका देहावसान 28 सितंबर 1928 को होता है। तो वहाँ केरल के अंदर बड़ा भयंकर जाति भेद व छुआछात का बोलबाला था। वहाँ नंबूदरी ब्राह्मण जो होता है, वो नायर सवर्णों से 32 फुट की दूरी से ही अपवित्र हो जाता है, और नायर सवर्ण जो है वो 64 फुट की दूरी से अपवित्र हो जाता है। किससे? इड़वा समुदाय के लोगों से। और इड़वा जाति के लोग 100 फुट की दूरी से अपवित्र हो जाते हैं, शूद्रों से, अछूतों से। ये जो नारायण गुरु जी हैं, ये इड़वा समुदाय से ही संबंधित थे। लेकिन एक और मजेदार बात यहाँ मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये जो अप्रोच बाबा साहब को मिली, एजुकेशनल अप्रोच, तो ये नंबूदरी ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि उनका सबसे बड़ा लड़का जो था, वो ही अपने जाति के अंदर शादी कर सकता था अपनी जाति की लड़की से, सबसे बड़ा वाला, बाकी लड़के नहीं कर सकते थे। इससे क्या हुआ कि बहु विवाह और अनमेल विवाह की प्रथा खूब चल रही थी। एक ही लड़का शादी कर सकता था बड़ा, तो वो एक लड़की से करे, चाहे 2 से करे, चाहे 4 से, और बाकी लड़कों को इजाजत नहीं थी। बाकी जो छोटे वाले लड़के होते थे, तो वो जो थे, वो नायर समाज की लड़कियों के साथ शादी करते थे टेम्परेरी। और उसमें भी खास बात ये थी कि उससे जो संतान उत्पन्न होती थी, तो वो अपने पिता को नहीं छू सकती थी, क्योंकि पिता अपवित्र हो जाते थे। ऐसे बहुत ही भयंकर भेदभाव और मतलब क्या कहना चाहिए, एक पशुवत जो समाज जी रहा था, उसमें जो नव जागरण का काम किया, उसके लिए महान क्रांतिकारी नारायण गुरुजी हमेशा याद किए जाएंगे। वो उच्च कोट के धार्मिक और आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि कवि थे। 3 भाषाओं में पारंगत थे, मलयालम, संस्कृत और तमिल। अब ये शिक्षा के क्षेत्र में भी नारायण गुरुजी कहते हैं कि शिक्षा समृद्धि के लिए ही नहीं बल्कि ज्ञान के विकास के लिए जरूरी है। उनका आदेश था कि जिस स्थान पर स्कूल और पुस्तकालय की मांग हो, वहां जरूर खोले जाएं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब मंदिरों से अधिक विद्यालयों की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं ये आपको नारायण गुरु जी की बारे में बता रहा हूं। और उन्होंने
यहाँ तक कहा कि अब मंदिरों से अधिक विद्यालयों की जरूरत है। महिलाओं की शिक्षा पर भी उतना ही जोर देते थे ताकि वे जीवन की दौड़ में पीछे न रह जाएं। नव जागरण की बात उनकी मंदिरों में स्पष्ट दिखाई देती है। इनके सभी पुजारी अब्राह्मण थे, मतलब गैर ब्राह्मण थे मंदिरों में। पूजा विधि में 9 वर्ष का कम से कम उनका प्रशिक्षण जरूर था। पूजा पद्धति जो थी वो उसके लिए उनको प्रशिक्षण जरूर दिया जाता था। हालांकि वो गैर ब्राह्मण थे लेकिन ट्रेंड थे। तो कोई भी अगर मंदिर का पुजारी बनता था तो वो ट्रेनिंग पा करके ही बन सकता था। 9 साल की 9 वर्ष का कम से कम उसके लिए अनुभव जरूरी था, प्रशिक्षण जरूरी था। एक पत्रकार हैं मरकोट, उन्होंने नारायण गुरु जी के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि नारायण गुरु जी ने 50 वर्ष से कम समय में केरल के दलितों को धूल से उठाकर प्राणवान मनुष्य बना दिया। यानी इतना बड़ा जो नव जागरण महान क्रांतिकारी नारायण गुरु जी का है। और आज आप देख रहे हैं कि यही कारण है कि केरल में शिक्षा का जो रेशियो है पूरे देश में सबसे अधिक है। अब मैं एक तीसरे और महामानव महापुरुष संत गाडगे बाबा जो महाराष्ट्र से आते हैं, जिनका जन्म 23 फरवरी 1886 अकोला में हुआ और मृत्यु 20 दिसंबर 1956 को, यानी बाबा साहब की मृत्यु के 14 दिन बाद ही, बाबा साहब के परिनिर्वाण के 14 दिन बाद ही संत गाडगे बाबा हमारे बीच से चले जाते हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा एजुकेशनल अप्रोच हमें नजर आता है। आप देखते हैं कि भेदभाव ऊंच नीच को मिटाने के लिए वह कीर्तन, नाम सप्ताह और भंडारे इत्यादि उन्होंने शुरू किए। संत गाडगे स्वयं निरक्षर होते हुए भी, संत गाडगे बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, स्वयं निरक्षर होते हुए भी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अपने कीर्तन में शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने एक बार कहा था, जो लोग उनके कीर्तन को सुनने के लिए इकट्ठे होते थे उनसे कहा था, अभी से बच्चों को पढ़ाओ, कहते हो पैसा नहीं है तो खाने की थाली बेच डालो, हाथ पर रखकर रोटी खाओ, समधी की खातिरदारी मत करो, पर बच्चों को पाठशाला में डाले बिना न रहो। ये संत गाडगे बाबा जो स्वयं निरक्षर थे, हालांकि वो धोबी कम्युनिटी से होने के नाते कथावाचक ब्राह्मण ने उनका बड़ा अपमान किया था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और शिक्षा की प्रगति और प्रसार के लिए अपने जीवन में उन्होंने 31 संस्थाएं स्थापित की, 15 छात्रावास, कन्या पाठशाला, महिला आश्रम, संस्कार केंद्र, अनेकों धर्मशालाएं और उच्चतर विद्यालय, महाविद्यालय, ये सब उन्होंने अपने जीवन में, यानी आप देखिएगा एक संत, महान संत गाडगे बाबा जो स्वयं पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर हैं और बहुत बुरे हाल में रहते हैं, अपने फटे कपड़े पहनकर रहते हैं, और ये जो कीर्तन और भंडारे जो करते हैं उसके माध्यम से उन्होंने जो समाज में जागृति की, जिसके कारण ये तमाम स्कूल, छात्रावास, महिलाओं के लिए आश्रम और संस्कार केंद्र और धर्मशालाएं, ये जिसको उन्होंने बाबा साहब को भी धर्मशाला डोनेट की, जिसको उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के साथ अटैच किया। तो ये महान कार्य जो संत गाडगे बाबा का है, तो मैंने आप लोगों के सामने उनके बारे में, इसी तरीके से एक स्वामी अच्युतानंद जी हरिहर महाराज हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनका जन्म भी फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश है, 6 मई 1879 को हुआ और उनकी मृत्यु 22 जुलाई 1933 को हुई। उनका कार्य भी देखिएगा कि वो स्वयं बाबा साहब के टच में स्वयं आए और बाबा साहब के कार्यों को उन्होंने जान करके, जो साइमन कमीशन आया था
उस साइमन कमीशन को साक्ष्य दिलवाए लोगों से, क्योंकि बाबा साहब साइमन कमीशन तो उनकी अप्रोच से, उनके भागदौड़ से आ गया था इस बात का पता लगाने के लिए कि भारत में दोहरे गुलाम हैं, एक तो अंग्रेजों के गुलाम है और दूसरे जो अंग्रेजों के गुलाम हैं उनके भी गुलाम हैं। तो उनकी जानकारी लेने के लिए जो साइमन कमीशन आया था, हालांकि हमको जो पढ़ाया गया ये बहुत ही इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन है, एक सूचना का पॉल्यूशन है। वो ये बताया गया कि भाई साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। वो असल में वो लोग लगा रहे थे जो हमारी हकीकत अंग्रेजों के सामने आने नहीं देना चाहते थे। इसके लिए साक्ष्यों की जरूरत थी। तो साक्ष्य देने के लिए उस वक्त ये मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, टेलीफोन नहीं थे, बहुत मुश्किल काम था, बाबा साहब परेशान थे। तो स्वामी अच्युतानंद जो उत्तर प्रदेश में उस वक्त उनका काफी नाम था, तो वो स्वयं बाबा साहब के इशारे पर, बाबा साहब की मंशा को भांप करके साइमन कमीशन को उन्होंने साक्ष्य दिलवाए अपने लोगों से, अपने हालातों के बारे में। और इतना ही नहीं, गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ये कहा जा रहा था गांधी जी और उनकी कंपनी के द्वारा कि ये अछूतों के नेता नहीं है, अम्बेडकर कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त बाबा साहब बहुत दिक्कत में थे। तो पूरे देश में जैसे ही ये बात पता चली, तो इधर उत्तर भारत में स्वामी अच्युतानंद जी, उन्होंने अनेकों पत्र और तार ये लिख करके भिजवाए कि हमारे एकमात्र नेता, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार करते हैं, वही हमारे नेता हैं। और ये बहुत बड़ा काम था उस वक्त। उन्होंने आदि हिंदू आंदोलन चलाया, अछूत नाम का अखबार निकाला, प्रकाशित किया। हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं का उन्हें भरपूर ज्ञान रखते थे। अब मैं एक और लास्ट में ये कहते हुए, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे जो महाराष्ट्र से आते हैं, उनके बारे में भी हमने उनका ये जो 1 अगस्त को हम लोगों ने उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया था वे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की तरफ से। तो मैं यहाँ उनका नाम भी इसलिए आप लोगों के सामने लेना अपना पवित्र कर्तव्य समझता हूँ। उनका जन्म 1 अगस्त 1920 को और उनका परिनिर्वाण 18 जुलाई 1969 को। और उनकी भी शिक्षा, ये कहावत है कि उनकी 1.5 दिन की शिक्षा है, सिर्फ वो 1.5 दिन स्कूल गए थे। क्यों आगे नहीं पढ़े, तो इसके लिए डिटेल में मैं कभी फिर मौका मिलेगा तो बात होगी। तो वो खास बात जो मैं उनके बारे में रखना चाहता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद जब शोक सभा होने वाली थी, तो उसमें लोक शायर अन्ना भाऊ साठे भी उपस्थित थे। तो सारे लोग अपनी अपनी तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे, बाबा साहब के ऊपर कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे। लोगों ने कहा अन्ना भाऊ साठे से कि भाई आप क्यों नहीं, आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, आदरांजलि अर्पित करनी चाहिए। तो जो उनकी जो लाइन है, हालांकि ये मराठी में है, तो मैंने हिंदी उसका कर रखा है। वो कहते हैं, जग बदल घालुनी घाव, जग बदल घालुनी घाव, मला सागुनी गेले भीमराव। इसका अर्थ है कि शोषण उत्पीड़न की दुनिया को बदलना है। ये कविता में उन्होंने कहा था, शायर थे, लोक शायर। इस शोषण उत्पीड़न की दुनिया को बदलना है। कैसे? जैसे लोहे को चोट मारकर मोल्ड किया जाता है, पत्थर को छांटकर मूर्ति बनाते हैं, वैसे चोट मारनी है। यानी इस उत्पीड़न और शोषण की दुनिया को बदलने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुझे बताकर गए हैं, मला सागुनी गेले भीमराव। इसका अर्थ है, मला सागुनी गेले भीमराव। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुझे बताकर गए हैं, मुझे जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं, ये अधूरा कार्य करना है। कैसे? जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, बाय यूज ऑफ एजुकेशन, बाय थिंकिंग स्किल,
बाई कॉर्पोरेशन। तो ये काम हमको, ये उस वक्त अन्ना भाऊ साठे जी, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे जी, जो महाराष्ट्र से आते हैं, बाकी और भी हैं, लेकिन मैं उनका योगेंद्र नाथ मंडल है, जिन्हें जोगेंद्र कहते हैं, उनका जन्म 19 जनवरी 1904 में और मृत्यु 5 अक्टूबर 1968 को। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, उनका जन्म 16 दिसंबर 1878 को कैसे और नहीं हुआ? उनका परिणाम 24 दिसंबर 1969 को। और एक और हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं पेरियार, वो भी दक्षिण उत्तर के पेरियार कहलाते हैं, ललई सिंह यादव। उनका जन्म 1 सितंबर को, अभी कल परसों हम लोगों ने मुबारकबाद दिया उनके जन्मदिन पर, 1 सितंबर 1921 को। 21 सितंबर अब आया तो है नहीं। भैया डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? और 7 फरवरी 1973 को उनकी परिनिर्वाण हुआ। तो ये बात मैंने आपके सामने अपनी बाबा साहब के ऊपर बात रखने से पहले रखना जरूरी समझा। अब मैं बाबा साहब का जो शैक्षणिक उत्थान में कार्य है उसको आपके सामने रखना चाहूंगा। बाबा साहब ने जब ये 19वीं शताब्दी के महान सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले की जो शिक्षा के अभाव में जो दुर्दशा हुई, उसके ऊपर जो सूत्र पड़ा, सूत्र क्या था? विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्रों का पतन हुआ। इतने सब अनर्थ एक अविद्या के अभाव में, अविद्या के अभाव ने किए। तो महात्मा फूले, जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपना गुरु माना है, उनके दिए गए इस शिक्षा सूत्र को अत्यंत गंभीरता से समझा। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को भलीभांति समझ गए थे कि जब तक बहुसंख्यक समाज में शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं होगा, उसकी मुक्ति और उन्नति संभव नहीं है। शिक्षा अंधकार में प्रकाश के समान है। शिक्षा से व्यक्ति अपना लाभ हानि, उचित अनुचित समझने की क्षमता विकसित करता है। जबकि मनु विचारधारा के समर्थक नहीं चाहते थे कि भारत के मूल निवासियों में ऐसी क्षमता का विकास हो, उन्होंने इन्हें सदा के लिए अज्ञान के गहरे अंधकार में धकेल दिया था। डॉक्टर अंबेडकर अभाव में ही संघर्ष करते हुए, अपमान और जलालत के रास्ते चलकर, कठिन परिश्रम से अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड की लंदन यूनिवर्सिटी जैसी विश्वविख्यात उच्च कोटि की शिक्षा हासिल किए। पढ़ाई पूरी करके बंबई वापस आ जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जीविकोपार्जन के लिए वकालत शुरू की और अपने समाज के लिए समाज सेवा दोनों साथ साथ शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने 20 जुलाई 1924 में समाज को अधिकार और पहचान दिलाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा के उद्देश्यों में उद्देश्य नंबर 1 था दलितों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। यही नारा जो आजकल हम लोग सब जानते हैं, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। इसको बाबा साहब ने उस जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो मीमो, जिसको जो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो कॉपी दी जाती है, संविधान बनाया जाता है, तो उसका पहला उद्देश्य यही था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तथा पुस्तकालय व छात्रावास की स्थापना करना, ये सब उसमें उन्होंने रखा। इसके अलावा साइमन कमीशन को शैक्षणिक उत्थान संबंधी ज्ञापन सौंपा। जब साइमन कमीशन यहाँ आया, बाबा साहब ने दलित जाति शिक्षा समिति की स्थापना की, छात्रों के आवास के लिए और उन्हें सवर्णों के स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं संघर्ष किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे
कि उच्च शिक्षा ही दलित पिछड़ों में आत्मशक्ति और आत्मविश्वास भर सकती है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रम मंत्री के रूप में लॉर्ड लिथगो के पास जाकर शिक्षा संबंधी मुद्दों पर खुलकर बात की। बाबा साहब ने उनसे कहा, यानी बाबा साहब 1942 में जो लेबर मिनिस्टर जब बन गए थे, तो बाबा साहब की हैसियत काफी बढ़ गई थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत है, मुझे ये जो हमारे लोग हैं, जब तक ये विदेश मतलब उच्च शिक्षा और फॉरेन एजुकेशन जब तक इनको नहीं मिलेगी, तो तब तक ये इनके अंदर ये जो आत्मशक्ति है और आत्मविश्वास है वो पैदा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने मौके का फायदा लेते हुए उस वक्त जो लिन लिथगो थे, लॉर्ड लिन लिथगो, उनके पास जाकर के शिक्षा संबंधी मुद्दों पर खुलकर बात की। बाबा साहब ने उनसे कहा, यदि आपको गुस्सा ना आए तो एक बात पूछूं? लॉर्ड लिथगो ने कहा, अवश्य पूछिए। इस पर बाबा साहब ने कहा, क्या यह सच नहीं है कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर हूं? लॉर्ड लिन लिथगो ने कहा, हाँ, मैं स्वीकार करता हूं। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे ऐसे ही विद्वान चाहिए जो मेरे समान शासन में बैठकर दलितों की अच्छी देखभाल कर सकें। यदि आप चाहते हैं तो ऐसे युवकों को पैदा करना होगा। डॉक्टर बाबा साहब के तर्क को स्वीकार करते हुए लॉर्ड लिन लिथगो ने उसी वर्ष 10 दलित विद्यार्थियों को विदेश शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब ने दलितों में विदेशी शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनके शैक्षणिक योगदान से दलित महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के पदों तक पहुंचे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित नारा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो ने दलितों में जबरदस्त चेतना का संचार किया। शिक्षा के चहुमुखी विकास तथा समाज कल्याण की भावना से डॉक्टर बाबा साहब ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से 20 जून 1946 को सिद्धार्थ कॉलेज की बंबई में स्थापना की। इसी तरह से औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की। और जब भारत के संविधान के प्रमुख रचनाकार के रूप में उन्हें मौका मिला, तो शिक्षा के अधिकार को संविधान में और राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अनुच्छेद 4546 का प्रावधान किया, जिसके कारण 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसे कभी मनुस्मृति ने बलात् छीना था, जो डिनाइल कर दिया था मनुस्मृति ने, उसको बहाल कर दिया। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा का जो उद्देश्य है उसके बारे में भी उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम लोग जिसको समझ बैठे हैं, बाबा साहब इससे भी ज्यादा कहीं शिक्षा का मतलब समझते थे। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू सोशली मोरलाइज द पीपल। पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू सोशली मोरलाइज द पीपल, यानी लोगों में नैतिकता और सामाजिकता की छाप पैदा करना। जो शिक्षित व्यक्ति सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, खाते हैं और मर जाते हैं, वह व्यर्थ हैं। बाबा साहब कहते हैं, वह कहते हैं कि शिक्षा एक दोधारी तलवार है, इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना होता है। सील और मानवता के बिना शिक्षा एक दानव से भी ज्यादा खतरनाक है। यही कारण है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा की सभा में रो रो कर कह रहे थे, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उनके 3 बार आंसू गिरे। काश उस समय के पढ़े लिखे लोगों ने अपने कर्तव्य का समाज हित में पालन किया होता, धोखा ना दिया होता, तो आज बहुजन समाज कुछ और ही बन चुका होता। मैं जो बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर्पज बता रहे हैं एजुकेशन का, सोशली मोरलाइज टू द पीपल, तो ये यही कारण था जिसकी वजह से बाबा साहब को लगा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।
अच्छी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही शक्तिमान बनेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम शब्द हैं। यह कारवां आज जिस जगह पर है, इसे बड़ी मुसीबतों के बाद लाया हूं। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे। बेशक कितनी भी मुसीबतें आए, मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सकें तो इसे यहीं रहने दें, पर किसी भी हालत में इसे पीछे न जाने दें। मेरा यही संदेश है। लेकिन अंत में मैं बात 21वीं शताब्दी में महानायक काशीराम जी के बारे में जरूर आपको 2 शब्द कहना चाहूंगा, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संदेश को पढ़ा और समझकर आंसू पोंछने का कार्य किया। उन्होंने शिक्षा के निषेध के कारण शूद्रों के अधःपतन के बताए गए महासूत्रों का अध्ययन और अनुकरण किया और बहुजन समाज को शासन करती जमात बनाने के लिए सोच विचार करने वाला समाज यानी थिंकिंग मेजॉरिटी पीपल अर्थात एजुकेटेड सोसाइटी वामसिफ के रूप में मार्ग प्रशस्त किया। उनका स्पष्ट विचार था कि हमें अपनी हर प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए शासन करती जमात और इसके लिए सोच विचार करने वाला समाज निर्मित करना जरूरी है। अर्थात कन्वर्ट अनथिंकिंग पीपल इनटू थिंकिंग मेजॉरिटी पीपल। ये मनुस्मृति का उल्टा। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति इज ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट थिंकिंग majority people into unthinking people, to initiate and perpetuate slavery in the country. तो इसका उल्टा convert unthinking people into thinking majority people, ये काशीराम जी ने किया। महानायक काशीराम जी ने अंबेडकर को एक कृतिशील विचारधारा माना है। अंबेडकर को एक कृतिशील एक्शन आइडियोलॉजी माना है, जो एक सक्षम बहुजन समाज बनाने की प्रभावी प्रक्रिया है। महानायक काशीराम जी की अनुपस्थिति में उनके विचारों को फॉलो करते हुए महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग द्वारा पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के माध्यम से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को कामयाब बनाने का अभियान देश के बौद्धिक वर्ग के लोग करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए उनका सुपरिचित स्लोगन का पूर्णतः पालन इस स्कूल के महानिदेशक परम आदरणीय धीमंत पी.आर. अम्बेडकर साहब द्वारा कड़ाई से पालन कराया जाता है। वो हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि मैं वहां का स्कॉलर हूँ, विद्यार्थी हूँ, मुझे मालूम है। वो हमेशा एक एक चीज पर रिपीटेडली ध्यान दिलाते रहते हैं। ये काशीराम जी का सुपरिचित पॉपुलर स्लोगन था, समझाने वालों को पहले समझना होगा, समझ कर ही समझाना होगा। ये जो आजकल हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये उसी का एक स्वरूप है। समझाने वालों को पहले समझना होगा और समझ कर ही समझाना होगा। सोचना सीखो, सोचना सिखाओ, सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। एजुकेट, लर्न एंड टीच थिंकिंग, एजिटेट, learn and teach possibilities, and organize, learn and teach creativity। ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो स्लोगन है, उसको महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के द्वारा 21वीं शताब्दी में जो उसका अर्थ निकाला है, लर्न एंड टीच थिंकिंग मीन्स एजुकेट, लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटी मीन्स एजिटेट, एंड लर्न एंड टीच क्रिएटिविटी मीन्स ऑर्गेनाइज। और जो महात्मा ज्योतिबा फुले के जो सूत्र है, उसको भी महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग ने इसको शॉर्ट किया है, और उसमें है चैलेंज द कंसेप्ट, यानी जो मनुवादी विचार है उसको चैलेंज करो, लीड द इनोवेशन, नवाचार का मार्ग प्रशस्त करो, एंड रिसॉल्व द क्रिएटिविटी, सृजनता का संकल्प करो। तो मैं अंत में ये कहते हुए, अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा,
अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। मैं ये आपके सामने अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा, क्योंकि आजकल हम लोग सारे भयग्रस्त हैं। हर क्षेत्र में हमको हर चीज इम्पॉसिबल दिखाई देती है भय के कारण। लेकिन हमारे महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के जो वैनगार्ड हैं, जो अगुवा हैं हमारे इस मूवमेंट के, उनको बार बार कहते हैं कि ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। इफ वी थिंक वी कैन डू, हम सारा काम कर सकते हैं। हमारा जो विरोधी है वो ताकतवर नहीं है, वो बहुत कमजोर है। मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की एग्जाम्पल दे सकता हूं कि हाँ, उत्तर प्रदेश में जब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट कामयाब हुई महानायक काशीराम जी की लीडरशिप में, तो आप ये देखिएगा कि जो आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, वो लोग 14 साल तक कहीं नजर नहीं आते थे। 1993 से लेकर और 2017 तक वो कहीं भी नजर नहीं आए। तो ये इसलिए मैं उनकी बात का पुरजोर समर्थन करते हुए कह सकता हूं कि हमारा दुश्मन हमारे सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता, बशर्ते कि हम थोड़ी अपनी लायकी पैदा कर लें अपने अंदर। इसलिए अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। जय भीम, जय भारत। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी, राजाराम आनंद जी।